हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने एक सवाल को पढ़ेंगे। सवाल जो है वो बहुत ही इजी है। तो इस सवाल में क्या कहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें बोला है कि 80 सेंटीमीटर लंबे धागे के एक सिरे पर एक पत्थर बांधा गया है और उसे किसी समान चाल से किसी क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। मतलब इसमें कहने का मतलब क्या है कि एक वायर है, 80 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 0.80 मीटर बराबर। और इस 0.80 मीटर धागे को एक जगह से पत्थर से बांध देते हैं और एक समान चाल से क्षैतिज वृत्त पर घुमाते हैं। क्षैतिज वृत्त मतलब ऐसे राउंड शेप में ऐसे इसको घुमाते। तो जब इसको घुमाएंगे तो उसका वेग जो है वो क्या होगा, समान वेग समान है। तो अब इसमें क्या बोला है कि यदि पत्थर 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है तो पत्थर के त्वरण का परिमाण और उसकी दिशा ज्ञात करो बराबर। तो ये जो पत्थर है वो 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है। तो 25 सेकंड में 14 चक्कर लगाता है तो एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, ठीक है। तो ये अपने को क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी, आवर्ती ज्ञात करनी। तो अपने क्या करेंगे कि इसकी जो आवर्ती है, तुमने पढ़ा होगा आवर्ती कि कोई भी वस्तु कितनी बार कंपन करती है, तो कंपन की दर को क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। तो यहाँ पे आवर्ती जो है वो f से भी बता सकते हैं और n से भी बता सकते हैं। तो यहाँ पे आवर्ती n बताया होगा, अपने f भी बता सकते, n भी बता सकते। तो आवर्ती ज्ञात करना है तो टोटल जो है चक्कर कितना लगा रहा है, 14, कितने टाइम में, 25 टाइम में। तो 14/25 जो है वो उसकी आवर्ती हो जाएगी बराबर। अब ये पत्थर जो है ये घूम रहा है समान वेग से, तो इसका जो त्वरण है वो अंदर की तरफ लग रहा है। इसका त्वरण जो है वो अंदर की तरफ, मतलब यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल लगता है। तुमको एक बात याद रखनी है कि जब कोई भी वस्तु गोलाकार आकार में घूमती है तो उसके ऊपर लगने वाला वेग जो है वो एक तो नियत होता है और उसका जो त्वरण होता है उस वेग के लंबवत अंदर की तरफ केंद्र में लगता है। और ये जो त्वरण होगा वो अभिकेंद्रीय त्वरण के बराबर होता है बराबर। तो ये जो त्वरण होगा ए जो अंदर की तरफ लगता है वो अभिकेंद्रीय त्वरण के बराबर होगा। और अभिकेंद्रीय त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v² v मतलब वेग और r मतलब ये जो सर्कल बना रहा है इसकी त्रिज्या बराबर। तो ये हो जाएगा v²/r। तो यहाँ पे अब अपने देखते हैं कि आवर्ती तो अपने ने ज्ञात कर ली 14/25 सेकेंड, और यहाँ पे पत्थर का त्वरण ज्ञात करना है। तो पत्थर को जब मैं गोलाकार घुमाऊंगा तो उसका वेग तो बाहर लग रहा है और उसका त्वरण लंबवत अंदर की तरफ लगेगा। तो ये जो त्वरण होगा वो अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाएगा और उसका फॉर्मूला है v²/r, ठीक है। फिर तुम्हें एक बात याद रखनी है कि v बराबर होता है r ओमेगा। ओमेगा को बोलते हैं, v का मतलब, v मतलब होता है वेग, r मतलब होता है त्रिज्या और ओमेगा मतलब होता है इसकी कोणीय वेग बराबर। ये अपना वेग है और ओमेगा जो है वो कोणीय वेग। कोणीय वेग क्यों, क्योंकि ये कोण बनाते हुए घूम रहा है बराबर। तो v की जगह पे आ जाएगा r ओमेगा और v² होगा तो क्या हो जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ नीचे तो r है तो यहाँ पे भी r आ जाएगा, तो r क्या हो जाएगा, कैंसर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, r ओमेगा स्क्वायर बराबर। तो अब यहाँ पे r ओमेगा स्क्वायर मिला। तो देखो v²/r और v का फॉर्मूला होता है r ओमेगा। अब इसका स्क्वायर था
तो ये एक स्क्वायर से एक स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा आर ओमेगा। अब तुमको एक बात याद रखनी है कि ओमेगा बराबर होता है 2πf, मतलब 2π तो कांस्टेंट होता है और f क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती, जिसको n से भी डिनोट कर सकते हैं, तो 2πn भी लिख सकते हैं बराबर। तो ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 2πn, तो यहाँ पे हो जाएगा r, ओमेगा की जगह पे आ जाएगा 2πn, तो टोटल जो मान आया वो आया r 2πn बराबर। अब यहाँ पे ओमेगा जो है वो स्क्वायर में, तो ये टोटल टर्म जो है वो स्क्वायर में हो जाएगी, तो मान अपने को क्या मिलेगा, r 4π² n स्क्वायर बराबर, मतलब 4π² n स्क्वायर r। तो यही मान अपने को यहाँ पे देखने को मिला, ये रहा 4π² n स्क्वायर r। और ये कहाँ से मिला, r ओमेगा स्क्वायर अपने को पता था, ओमेगा का मान होता है 2πn, अब ओमेगा स्क्वायर में तो 2πn का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब 2πn का स्क्वायर, तो 2 क्या है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, n का स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा, और r, तो यहाँ पे 4 का 4, पाई का आ जाएगा 3.14 का स्क्वायर, n का मान अपने को यहाँ से मिला, और r अपने को पता ही है, ये रहा, ठीक है। 80 × 10⁻², मतलब 0.80 मीटर हुआ, ये मान रख दिया, तो अपने को अभी केंद्रीय त्वरण का मान जो है वो मिला 9.91 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और उसकी जो दिशा है, यहाँ पे दिशा भी बोला है कि उसकी दिशा कहाँ होगी, तो हमेशा अभी केंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर ही होती है, ठीक है ना। तुमको एक बात याद रखनी है कि कोई भी गोलाकार आकार में घूमता है तो उसका जो त्वरण होता है वो हमेशा केंद्र की तरफ होता है, और वेग जो है वो बाहर होता है। तो वेग और त्वरण के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, लंबवत होती है। तो यहाँ पे जो पत्थर के अंदर त्वरण की दिशा जो है वो केंद्र की ओर होगी बराबर। तो इस तरीके से अपने इस तरह के सवाल आए तो अपने ये मेथड से अपने हल कर सकते हैं। पहले आवर्ती ज्ञात करेंगे, फिर अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला लगाएंगे, अभिकेंद्रीय बल में अपने v का मान रख देंगे r ओमेगा, फिर ओमेगा का मान रख देंगे 2πf, ठीक है। और ये सब जो वैल्यू है वो तुम्हें मिल जाएगी। इस फॉर्मूले में तुमको 2 सूत्र याद रखने। पहला सूत्र है v बराबर r ओमेगा। v मतलब वेग होता है, ओमेगा मतलब कोणीय वेग लगता है। कोणीय वेग कब लगता है, जब कोई वस्तु गोलाकार आकार में घूमती है तो कोणीय वेग लगता है। r मतलब त्रिज्या। फिर ओमेगा बराबर होता है 2πn, ठीक है। n मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी दिया और उसका ओमेगा का मान ज्ञात करना हो तो 2πn आवर्ती से अपने उसका कोणीय वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये 2 सूत्र तुमको याद रखने, और इसके बाद में ये दोनों के मान यहाँ पे रख दूंगे तो अपने को अभिकेंद्रीय बल का मान मिल जाएगा। और तीसरा फॉर्मूला याद रखना, अभिकेंद्रीय बल इक्वल टू होता है v²/r, जो उसके केंद्र की तरफ, अंदर की तरफ लगता है, ठीक है। तो ये सवाल इस तरीके से अपने इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा सवाल है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। इस सवाल को समझने से पहले अपने इसकी बेसिक बातें समझ लेते हैं कि तुमको हमेशा याद रखना है कि r जो होता है वो उसकी वस्तु की कोई भी स्थिति होती है, पोजीशन, मतलब कौन सी जगह पे वो वस्तु है बराबर। अब इस स्थिति से मुझे वेग ज्ञात करना है कि वो r खाली दिया हुआ और उसका वेग ज्ञात करना है, तो उसका जो मान होता है वो होता है dr/dt बराबर। मतलब उसका स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन करें तो अपने को वेग मिलेगा बराबर। और इसी तरह अपने को a ज्ञात करना है, तो जो ये वेग मिला उसको फिर समय के सापेक्ष अवकलन कर दो dv/dt। तो ये अपना सूत्र है बराबर। तो r जो है वो वस्तु की स्थिति दी होती है कि वस्तु यहाँ पे है, तो अब उस वस्तु वहाँ पे, तो उस वस्तु का वेग क्या होगा, तो उसका r जो है वो समय के सापेक्ष ज्ञात कर लो, तो dr/dt हो जाएगा, तो वेग मिल जाएगा। फिर वापस वेग को dv/dt करेंगे तो a मिल जाएगा। तो इस तरह से वेग और त्वरण मिल सकते हैं उसकी स्थिति से।
तो ये डी डी लिखा है, ये क्या है? एक्चुअली जब कोई भी वस्तु अवकलन के फॉर्म में होती है, अवकलन ज्ञात करना होता है, तो उसको डी के फॉर्म में लिखते हैं। अब अवकलन के बहुत सारे सूत्र होते हैं, ठीक है, लेकिन एक सूत्र मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो कि कोई वैल्यू x और घात कोई n, कोई भी n घात है, ठीक है, x है और उसकी घात n है। अब इसका अवकलन दिया हुआ है, बराबर, इसका अवकलन दिया हुआ है कि d बाय, जैसे मान लो x में दिया हुआ d बाई डी एक्स और आगे लिखा हुआ है x की घात n, ठीक है। अब इसका अवकलन करना है, तो जब इस तरह की वैल्यू हो, घात में हो, तो उसका अवकलन क्या होगा कि आगे वाली जो घात है, जो ऊपर जो घात है, ठीक है, उसको आगे लिख दो अवकलन करने के लिए, ये सूत्र है इसका। तो आगे तो आ जाएगा n और आगे लिख दिया, घात जो थी वो n आगे लिख दी। अब क्या रहा, तो जो बाकी है वो लिख दो x और घात n। अब उसमें क्या है कि n जो थी वो घात आगे लिख दी। अब यहाँ पे जो ऊपर वापिस जो आएगी वो आएगी n माइनस 1। तो ये अपना सूत्र हो गया n x n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि x की घात n होती है, तो उसका अवकलन करते हैं तो n आगे आ जाएगा और x n माइनस 1 अपने करेंगे। अब जैसे मान लो कि इसी जगह पे ऐसा दिया है कि जैसे मान लो कि कोई भी सवाल अपने को दिया हुआ है, जैसे मान लो अब ये तुमको ये सूत्र याद रखना है, ठीक है। अब तुमको इसी तरह का एक सवाल दिया है कि जैसे x की घात 3, x की घात 3 और अब इसका डिफ्रेंशिएट बोला है कि dx की घात 3 dx। तो तुमको क्या करना है, वही सूत्र, उसकी जो ऊपर की घात है वो आगे लिख दो, फिर x और घात कितनी थी 3, उसमें से एक माइनस कर दो। तो इसकी 3 में से एक घात कम हुई मतलब 2 हो गया, तो इसका जो उत्तर है वो आएगा 3x और 3 में से एक गया मतलब 2, 3x²। तो ये इसका अवकलन हो गया। इस तरीके से अपने को अवकलन करना होता है, बराबर। लेकिन अवकलन में एक बात याद रखने की होती है कि ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म एक ही होनी चाहिए, मतलब ये x में तो ये भी x में होना चाहिए, बराबर। जैसे अपने सवाल में देखेंगे, ये वाले सवाल में तो ऊपर भी t वाली टर्म है तो नीचे भी t वाली टर्म है। अब मान लो कि दोनों टर्म जो है वो अलग अलग हो, अलग अलग मतलब कैसे, कि जैसे कि मान लो कि अभी जैसे ऐसे दिया हुआ है कि डिफ्रेंशिएट y की घात 2 और dy लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नीचे भी y की टर्म में और ऊपर भी y के फॉर्म में, तो इसको हल करेंगे तो वही सूत्र लगा देंगे। घात जो है वो 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2y 2 माइनस 1, मतलब यहाँ पे खाली 2 में से एक गया मतलब एक आया, मतलब 2y इसका आंसर हुआ, बराबर। लेकिन यही जो टर्म है वो इस फॉर्म में है, जैसे मान लो 2dy² और अपॉन में है dx, बराबर। तो देखो नीचे x में और ऊपर y है, मतलब दोनों जो है वो एक ही टर्म नहीं है, ये x की टर्म है और ये y की, तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 0। मतलब डिफ्रेंशिएट कब कर सकते हैं, जब ऊपर और नीचे की वैल्यू सेम हो, घात में हो वो बात अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो y दोनों समान थे टर्म, तो इसलिए इसका मान आया 2y, लेकिन यहाँ पे ऊपर y है नीचे x है तो उसका मान 0 मिल जाएगा। ये बात अपने को यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो यहीं पे ये सवाल अपने हल करते हैं। तो यहाँ पे एक स्थिति दी हुई है, एक कण की स्थिति दी हुई है कि r बराबर 3t माइनस 2t² j और प्लस 4k मीटर में दी हुई। अब i j k क्या बताता है, तो मैंने तुमको बताया कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मतलब वही x y और z, तो i∠j और k क्या बताता है कि कोई भी वैल्यू i में, इसका मतलब है कि वो x एक्सिस वाली टर्म है। कोई भी वैल्यू j में है, जैसे कि ये बीच वाली टर्म j में, तो ये इसका मतलब है कि y एक्सिस वाली टर्म है। और कोई वैल्यू k में है तो ये मान लेना कि z एक्स वाली वैल्यू।
तो यहाँ पे देखो पहला जो है वो क्या लिखा, 3t i मतलब ये एक्स वाली टर्म है, फिर 2t² मतलब ये वाई वाली टर्म है, और 4k मतलब ये जेड वाली टर्म, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट यहाँ पे अपने को दिए हुए। तो अब अपने को क्या करना है कि इसकी जो टर्म है, स्थिति है, उसमें t जो है वो समय दिया हुआ है, ठीक है, और r जो वो मीटर में, तो अपने को v और a ज्ञात करना है, मतलब वेग और त्वरण अपने को ज्ञात करना है। तो सिंपल सा मैंने तुमको बताया था कि वेग ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा dr/dt, स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो v बराबर dr/dt है। अब r d/dt तो ऐसे ही, अब r की जगह पे ये मान रख दो, तो r की जगह पे आ जाएगा 3ti माइनस 2t² प्लस 4k। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, बराबर। तो देखो सबसे पहले जो है ये ब्रैकेट जो मैं दिया हुआ है, इस वाली टर्म को मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या आया, d/dt, और अंदर क्या आया 3.0 है, 3.0 तो उसको मैं 3 रखता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 3t, ठीक है, और यहाँ पे i ये है। अब इसमें क्या होता है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हमेशा आगे लिख देने का, कांस्टेंट मतलब जिसको बदल ही नहीं सकते, जैसे 3 है तो 3 कांस्टेंट है, ठीक है, i जो है वो कांस्टेंट है, इसको बदल नहीं सकते, 3 है तो 3 रखना पड़ेगा, तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको आगे लिख देने का। तो यहाँ पे 3i आगे आ जाएगा, और अंदर आएगा d/dt, और यहाँ पे भी क्या बचेगा, t बचेगा, क्योंकि t कांस्टेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे देखो dt, ऊपर भी dt नीचे भी dt, मतलब दोनों सेम है, तो ये तो कट गया, तो आंसर इसका क्या बचा, 3i। तो देखो इसके अंदर इसका जो आंसर है, इसका आंसर अपने देखेंगे कि देखो यहाँ पे आया 3i, बराबर। इसी तरह अब दूसरी टर्म देखता हूँ, ठीक है, दूसरी टर्म देखता हूँ। तो देखो दूसरी टर्म है 2t²j, 2t²j। तो अब यहाँ पे देखो दूसरी टर्म देखूंगा, तो ये देखो ब्रैकेट के बंद है, जैसे ब्रैकेट ओपन करूंगा सब डी के फॉर्म में होंगे। तो सेकंड टर्म देखो क्या है, d/dt, और यहाँ पे क्या है 2t²j। तो इसके अंदर भी देखो 2 कांस्टेंट है, j कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो 2d/dt, और अंदर बचेगा t², बराबर। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो अपने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी कि कोई भी घात ऊपर है तो उस घात को क्या लिखते, आगे लिखते, और उसके बाद में जो घात होगी उसमें से -1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 तो वैसा का वैसा बाहर आया। अब इसको मैं t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करूँ, तो इसका सूत्र क्या था, उसका सूत्र अपने ये था कि x की घात n होती थी और उसका डिफ्रेंशिएट करते थे तो क्या आता था, n(x(n-1), अभी जस्ट आगे पढ़ा, तो आगे n घात और जो फिर n की घात बची उसको -1। तो यहाँ पे भी देखो तो t² है, तो आगे आ जाएगा 2t, और 2 में से 1 कम हो गया, तो क्या बचा, 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, और t की घात 2 में से 1 गया, मतलब 4t खाली बचेगा, और फिर और क्या बचेगा, j बचेगा, जो आगे अपने ने कॉमन निकाला था, बराबर, यहाँ पे j, तो 4t बचेगा। तो यहाँ पे देखो 4t बचा, ठीक है। और लास्ट वाला में देखो 4k। तो देखो तो लास्ट वाले टर्म में कैसा होगा कि देखो आगे तो अपना आएगा d/dt, और यहाँ पे क्या आएगा, खाली 4k। अब देखो 4 क्या है, कांस्टेंट है, k भी क्या कांस्टेंट है, तो 4k कांस्टेंट, अंदर क्या है d/dt। अब अंदर जो है वो कोई मान नहीं है, अंदर कोई मान है नहीं है, मतलब 0 मान लेते, तो d/dt 0 के सापेक्ष, तो इसका आंसर 0 होगा, मतलब टोटल क्या हो जाएगा 0, मतलब इस वाली टर्म को लिखा ही नहीं, तो ये हो गया 0। तो ये आ गया 3i माइनस 4tj अपना वेग आ गया, बराबर। अब इसी तरह अपने वापस त्वरण ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने को त्वरण ज्ञात करना है, तो वापस अपने ने पढ़ा था
के त्वरण ज्ञात करना है तो a बराबर हो जाएगा dv/dt। तो इसको वापिस वेग के सापेक्ष जो है वो अवकलन किया तो ये वापस अपने को वही टर्म मिली 3i कैप माइनस 4t जे कैप बराबर। तो इसको अपने सॉल्व करेंगे तो देखो पहली वाली टर्म में तो देखो 3 भी कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है मतलब 0 मिलेगा। सेकंड वाली टर्म में देखो -40t जे कैप, तो इसका देखो डिफ्रेंशिएट क्या होगा d/dt और यहाँ पे बचेगा -4t जे कैप। तो -4g तो कांस्टेंट आगे आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा dt/dt। तो इसका आंसर तो कट जाएगा तो 1 होगा तो -4j आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो -4j आंसर आ गया बराबर। इस तरीके से अपने ने दोनों के मान वेग भी ज्ञात कर लिया और त्वरण भी ज्ञात कर लिया बराबर। तो वेग और त्वरण का मान ज्ञात कर लिया तो यहाँ पे पहला ए जो पॉइंट है अपने ने क्लियर कर लिया, v और a का मान ज्ञात कर लिया। अब क्या बोला है कि t सेकेंड के लिए कण का वेग का परिमाण और दिशा कितनी होगी, मतलब समय अब दिया हुआ है तो वेग का परिमाण और दिशा क्या होगी। तो ये रहा अपना वेग। अब वेग का क्या ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है बराबर। तो अपने क्या करते हैं अब यहाँ पे, अब देखो ये अपना वेग का मान जो अपने ने यहाँ से मिला तो 3i कैप माइनस 4t जे कैप। अब समय दिया हुआ 2 सेकेंड तो जहाँ पे t है वहाँ पे 2 रख दो तो अपने को वेग क्या मिला 3i और यहाँ पे t की जगह पे 2 आ गया तो 4 2 जा 8 मतलब 8 जे कैप आ गया। अब परिणाम ज्ञात करना, तो मैंने तुमको बताया है कि जब कोई भी चीज़ का परिणाम ज्ञात करना हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे इसका परिणाम ज्ञात करना v कैप 3i कैप माइनस 8 जे कैप, ये अपने को वेग मिला ठीक है 3i कैप माइनस 8 जे। तो जब किसी भी वेग का परिणाम ज्ञात करना हो तो क्या करते हैं कि उस वेग को मोड में लिखते हैं, तो इसको मोड में लिखते हैं। और जब किसी भी मोड में लिखते हैं तो अंदर वाली जो टर्म होती है वो स्क्वायर में आ जाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा 3i कैप का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और -8 है तो -8 जे कैप का स्क्वायर और फिर इसके ऊपर लग जाएगा अंडर रूट बराबर। तो यहाँ पे तुमको याद रखना कि i कैप जो है इसका स्क्वायर हमेशा आंसर 1 होता है और जे कैप स्क्वायर इसका भी आंसर 1। तो ये तो i कैप और जे कैप तो लिखेंगे नहीं, 1 आंसर है तो लिखने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 प्लस -8 का स्क्वायर तो 64 आएगा। तो 64 और 9 और इसका अंडर रूट क्या होगा 73। तो 73 अंडर रूट, तो इसका अंडर रूट हटाएंगे तो 8.544 आंसर आएगा। तो परिणाम कभी भी ज्ञात करना हो तो तुमको पता होना चाहिए कि परिणाम ज्ञात करने के लिए जो भी टर्म मिली है उसका स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो अपने को परिणाम मिल जाएगा। और फिर इसके बाद में उसकी दिशा ज्ञात करनी है। तो दिशा ज्ञात करने का सूत्र भी तुमको पता ही है कि दिशा ज्ञात करने का सूत्र होता है tan थीटा बराबर y/x। तो tan थीटा बराबर y/x, तो y की टर्म बटे में x की टर्म। तो देखो ये वाले सूत्र में देखते हैं तो तुमको पता है कि पहली वाली टर्म क्या है i कैप, तो कौन सी होगी x की टर्म होगी और सेकंड क्या है j कैप मतलब y की टर्म होगी। तो यहाँ पे देखो y की टर्म क्या है -8 और x की टर्म क्या है 3। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा बराबर -8/t। तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स -8/3। अब इसको हल करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो tan इनवर्स -8/3 आंसर आ गया। दिशा तो यहाँ पे इसका जो मान है वो क्या मिला 70 डिग्री मान मिला बराबर। तो tan इनवर्स -8/3 ये मोबाइल के अंदर कैलकुलेटर होता है तो इन्वर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो अपने को 70 डिग्री मिल जाएगा बराबर। और एग्ज़ाम में अपने को इसके टेबल दी होती है बराबर, बुक मिलती है लॉग की, जैसे तुमको बुक मिलती थी इस तरह इसके भी बुक मिलती है। तो इसका मान जो है वो इस तरीके से अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो दोनों सवाल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन दोनों सवाल को बहुत ही अच्छे से तुमको प्रिपेयर करना है ताकि तुमको कोई भी तरह की प्रॉब्लम ना हो।